नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 13 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज हम है ना कुछ ऐसे-ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेवल और ट्रेंड देखेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में। यहाँ पे अभी रिसेंट में 2 नई रिपोर्ट्स आई हैं, उनको भी पूरा पढ़ेंगे। फिर देखेंगे पृथ्वी सेकंड मिसाइल, जिसके अंदर अभी कुछ अपग्रेडेशन हुए हैं। फिर इंडियन स्कीमर्स, स्कीमर्स क्या होते हैं पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। फिर नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का जितना भी हिस्सा है, वहाँ पे अभी काफ़ी सर्द हवाएं चल रही हैं। तो वो कौन जारी करता है उसके बारे में अपडेट ये पूरा का पूरा आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि भाई पर थाउजेंड में कितने लोग कितने जनों की डेथ हो जाती है। ठीक है। रिसेंटली 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं, 2 ग्लोबल रिपोर्ट आई चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर। पहली क्या है, लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर। तो साथ ही साथ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ वो होते हैं जिन्होंने जन्म तो ले लिया, है ना? जिन बच्चों का जन्म हो जाता है लेकिन जितने समय में उनका होना चाहिए एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। ठीक है। लेकिन अगर वो उससे पहले ही जन्म ले ले तो उस समय पे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम स्टिल बर्थ बोलेंगे। और ये सब किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ये रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एलिमिनेशन के द्वारा, एस्टिमेशन के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो UNIGME। अब इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या है? पहला तो देखते क्या क्या ट्रेंड है इसके। डेटा देखते हैं रिलेटेड टू मोर्टेलिटी। करीबन पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर 50 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक वो अपने 5वें बर्थडे तक पहुंचने वाले होते हैं, यानी कि 5 साल की उम्र में आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये डेटा है 2021 का, जहाँ पे 50 लाख बच्चों की डेथ हो गई थी, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों की जो उम्र 27 लाख बच्चों की जो डेथ होती है, वो करीबन करीबन 1 महीने से लेके और 5 साल के अंतराल के बीच में हो जाती है। और जो बाकी के 23 लाख बच गए, उनकी डेथ हो जाती है जो पहला महीना है, यानी कि जितने भी 29 से 30 दिन जो होते हैं महीने के, उसके बीच में ही डेथ हो जाती है। मतलब पूरा 1 महीना भी वो कवर नहीं कर पाते, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं? नियोनेटल। नियोनेटल होता है शिशु नवजात जिसका अभी-अभी जन्म हुआ है। इंडिया में इसका शेयर कितना है? इंडिया में करीबन 50 लाख का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बच्चों की डेथ होती थी, उसमें से 7 लाख बच्चों की डेथ इंडिया में से होती थी। ठीक है? 7 लाख बच्चों की डेथ हो जाती थी जब कि वो 5 साल तक पहुँचते-पहुँचते। जिनमें से 58 यानी 5,80,000 बच्चों की जो डेथ होती थी, वो उनके पहले बर्थडे तक पहुँचने से पहले ही हो जाती थी। और जो 4.5 लाख बच्चों की डेथ होती थी, वो पूरा 1 महीने के भी नहीं होते थे, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब देखते हैं यहाँ पे डिक्लाइन कैसे हो रहा है मोर्टेलिटी रेट के अंदर। ग्लोबली अंडर 5 यानी कि अंडर 5 यहाँ पे क्या बोला गया है? 5 साल की आयु से कम। ठीक है? जो रेट है मोर्टेलिटी का वो गिर गया करीबन 50%, मतलब जितने पहले डेथ काउंट होते थे, अभी उससे उनका नंबर घट गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यूथ की बात करें तो जो बड़े लोग होते हैं, है ना? 18 साल से ऊपर की बात करें तो, यानी कि तो उनके अंदर 36% हो गया, लेकिन जो स्टिल बर्थ रेट है ना, वो भी कम हुआ है 35% तक, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हाउएवर गेन हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली सिंस 2010। 2010 के बाद में ये सब काफ़ी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि है ना काफ़ी कंट्रीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट नंबर 5 है, अंडर मत आई मीन जो जिसके अंदर 5 साल से कम की बच्चों की जो मृत्यु का दर है, उसको कम करने की बात की जा रही है। वो लोगों के द्वारा, देश कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया जा रहा है? पूरा किया जा रहा है। रीजन वाइज एनालिसिस। तो जो सब सहारन अफ्रीका हो गया, साउदर्न एशिया कंट्रीज़ होगी, अभी भी वहाँ पे हाई रेट्स हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी के। चिल्ड्रन बोर्न इन सब सहारन अफ्रीका हैविंग द लोएस्ट चांस ऑफ सर्वाइविंग। जो सब सहारन कंट्रीज़ यानी कि उस एरिया के अंदर उनका जो जन्म होता है, वहाँ पे काफ़ी कम चांसेस होते हैं बच्चों के बचने के, क्योंकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी ख़राब है। बहुत पूरी तरह से वहाँ पे लोग काफ़ी गरीब हैं। ठीक है? तो उनको जो डे टू डे लाइफ की जितनी भी सुविधाएं होती है वो मिल नहीं पाती।
ना तो उनके पास इतना कुछ जॉब होता, ना इतना पैसा होता। और जो हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, वो भी उनका इतना एडवांस नहीं है। इस वजह से काफ़ी डेथ वहाँ से निकल के आती है। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ, तो देखो, एक्सेस टू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर कंटिन्यू टू बी द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द चिल्ड्रन ग्लोबली। अगर यहाँ पे अच्छी हेल्थ क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाए, है ना, और वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ मिले, तो बच्चों का जो ये डेथ काउंट है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सब बच्चे सर्वाइव करेंगे। राइजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे वो काफ़ी थोड़ा-सा वल्नरेबल होता है, उसको काफ़ी ऐसी जल्दी से एकदम सर्दी भी लग जाती है, बहुत बीमार होते हैं, और उसी बीमारी की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और जिससे उनकी डेथ होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों को निमोनिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मलेरिया जैसे केसेस भी सामने आते हैं, जहाँ पे जो कि कारण बनते हैं किसी भी नवजात की डेथ का। रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ की बात करें तो ग्लोबली 19 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है, आई मीन सॉरी, यहाँ पे 19 लाख बच्चों के जो जन्म होता है स्टिल बर्थ के रेट में, आई मीन मतलब जो उनकी कितना होना चाहिए, करीबन 37, हाँ, 37 महीने की प्रेगनेंसी होनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन उनका जन्म क्या हो जाता है, करीबन 20 हफ्ते या 22 हफ्ते के अराउंड ही उनका जन्म हो जाता है। मतलब अभी भी वो अच्छे पूरे डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनको मशीनों में रखना पड़ता है तब तक पूरा वो डेवलप ना हो जाए। इस वजह से उनको किस हिसाब से बोला जाता है कि स्टिल बर्थ है। स्टिल मतलब अभी उनका पूरा अच्छे से जन्म नहीं हो पाया, क्योंकि वो अभी अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाए तो जन्म कैसे होगा, है ना? समय से पहले ही वो उनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। 2021 की बात करें तो एक एस्टीमेट नहीं लगा पाते हम कि स्टिल बर्थ काउंट कितना है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। अगर जो जितना डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 2,86,482 जो डेथ थी वो हुई थी स्टिल बर्थ के उसके अंदर, और जो बाकी की 2,67,565 डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1 महीने से 59 महीने के बीच में, यानी कि पूरा एक 5 साल में से 1 महीना कम लगा दो तो कितने बच जाते हैं, 59 मंथ बच जाते हैं। तो 1 साल से लेके और 4 साल 11 महीने के बीच में ही बच्चों की डेथ हो जाती थी। वो काउंट कितना है, मतलब 2,67,000 तो 1 से 5 साल के बीच में हो गया, और 2,86,000 जो स्टार्टिंग के 28 दिन होते हैं उन्हीं के अंदर बच्चे के पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो स्टिल बर्थ का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये इसकी कारण क्या है मैनी डेथ्स का? तो पहला तो यही है कि बच्चों का जन्म है ना, समय से पहले हो जाता है। 37 वीक की एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बच्चे उससे पहले ही जन्म ले लेते हैं, और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उनको ज़्यादा बीमारियाँ लगने का भय रहता है, डर रहता है। स्टिल बर्थ क्या है? ए बेबी जो कि बॉर्न हुआ था 22 वीक्स के अंदर ही प्रेगनेंसी के, और उसकी डेथ हो जाती है। बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ इज़ क्लासिफाइड एज़ स्टिल बर्थ, यानी कि देखो, उसका पूरा जन्म होना मतलब पूरी प्रेगनेंसी कवर होना, वो भी नहीं हो पाई। लेकिन वो क्या है ना, जन्म तो उसका फिर भी हो ही गया था, मशीनों के अंदर था, और उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टिल बॉर्न। व्हाट आर द रिलेटेड इनिशिएटिव ऑफ द इंडिया? इससे रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं? पहला तो हो गया पोषण अभियान। पोषण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया था। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी कि एनएनएम, या फिर पोषण अभियान। इसका काम क्या था? मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना इंडिया से 2022 तक। 2022 तक जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, उनके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होती, कमी होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पोषण अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सेकंड टॉपिक क्या है? एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया को क्या होता है? बॉडी के अंदर खून की कमी होना। ये बेसिकली बच्चों और औरतों के अंदर ज़्यादा था। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, और इसका यही काम था कि इस एनीमिया की समस्या को ख़त्म किया जाए। फिर बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की। ये क्या इंश्योर करती है कि सबको फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, मतलब कोई भी भूखा ना मरे, और सबको यहाँ पे अन्न वगैरह बाँटा जाए। अभी यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की, ठीक है? यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा देती है अकाउंट में, खाते में डाल देती है प्रेग्नेंट महिला के, ताकि उसको डिलीवरी के टाइम पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस।
और या फिर स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। इस स्कीम का क्या काम था कि सबको प्रोवाइड किया जाए खाना, प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि एलकेजी, यूकेजी की जो एजुकेशन होती है बच्चों को वो प्रोवाइड की जाए, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण है ना, हेल्थ चेकअप हो गया, रेफरल सर्विसेज हो गया जब तक बच्चा 6 साल की उम्र तक ना पहुंच जाए और उसकी माँ को भी तब तक प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जहाँ पे ये क्या प्रमोट कर रहे थे, हेल्दी ईटिंग हो और हेल्दी लाइफस्टाइल हो। अब यहाँ पे देखते हो व्हाट इज़ UNIGME, इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे मेरे को कहाँ पे, कमेंट सेक्शन के अंदर। इसको फॉर्म किया गया था 2008 के अंदर। इसका काम क्या है, डेटा को शेयर करना चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर, और जो जितने भी मेथड्स अपनाए गए हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी को ख़त्म करने के लिए, उन सभी का डेटा बना के रिपोर्ट के रूप में हमको प्रोवाइड करना। किसके द्वारा इसको चलाया गया है, इसको चलाया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ में। और साथ ही साथ कौन कौन इनके साथ मिला हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर हो गया, पॉपुलेशन डिवीज़न, ये सब मिल के इस स्कीम को चलाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो इंडिया का जितना भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरीज होती है, वहाँ पे अभी काफ़ी सर्द हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना। ये लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इस महीने करीबन 1.9 डिग्री जनवरी के अंदर, जो कि सेकंड लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर था जनवरी के अंदर पिछले 15 साल में। फॉग और लो क्लाउड कवरेज की वजह से ये जो ठंडा ये दिन है ना, ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कारण क्या है कोल्ड वेव्स के फैलने के, एक तो ज़्यादा धुंध का होना है ना, धुंध वगैरह और ये फॉग वगैरह हो रही है ना, और इसकी वजह से क्या है ना कि हमको विजिबिलिटी भी नहीं होती, और जो इसके अंदर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ठंडी हवाओं की वजह से, वो भी बिल्कुल ऐसे चिल्ड बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो क्या है ना टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और काफ़ी ठंडा हो जाता है। फिर बात करते हैं फोगी नाइट्स। रात को भी देखो पूरा दिन में धूप निकल नहीं पाती। फॉग का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, जिससे वो क्या है ना जितनी भी सूर्य की किरणें आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ज़मीन तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती। उस वजह से पूरा दिन धुंध वगैरह रहती है, और रात को तो वो फिर और डबल हो जाती है। इस वजह से रात और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही है। वेस्टर्ली विंड होती है। वेस्टर्ली विंड मतलब जो वेस्टर्न साइड से जितनी भी सर्द हवाएं इंडिया की तरफ में पहुंचती, मेडिटेरेनियन सी की सरफेस से लगते हुए, तो वो हवाएं है ना और ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। और हमारे वेस्टर्न में तो कुछ है नहीं, आई मीन हिमालय से लगती हुई, हिमालय में अभी अभी स्नोफॉल हो रखा है, और स्नो से जब वो हवा टच होती है तो काफ़ी और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और गिर जाता है। और इन हवाओं की स्पीड की बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है। व्हाट इज़ कोल्ड वेव, अगर पिछले 24 घंटे के अंदर एकदम से टेम्परेचर गिर जाए तो उस चीज़ को बोलते हैं कोल्ड वेव, है ना, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स और सोशल एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वेव की कंडीशन क्या हो जाती है, अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री एकदम से गिर जाए, या फिर 4.5 डिग्री कम हो जाए टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता था उससे लगातार 2 दिन तक, तो उस समय भी उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड वेव कंडीशन बोलेंगे। अगर वही टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज़्यादा गिर जाए तो सीवियर यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ठंडा दिन उसको बोला जाएगा। कोस्टल स्टेशंस की बात करें तो, कोस्टल रीजन्स की बात करें तो, वहाँ पे ये मिनिमम टेम्परेचर रखा गया है 10 डिग्री, जो काफ़ी रेयरली पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, हवाएं सीधी चलती हैं, जितना भी फॉग होता है उसको हटा देती है, और सूर्य की किरणें वहाँ पे सरफेस तक पहुँच जाती हैं। विंड चिल्ड फैक्टर क्या होता है, जो कूलिंग इफेक्ट होता है सर्दी की वजह से, टेम्परेचर की कमी आने की वजह से, तो हवाएं हमको काफ़ी ठंडी लगती हैं, उससे हमें हमको है ना ऐसे बिल्कुल चिलिंग इफेक्ट मिलता है बॉडी के अंदर। इंडिया कोर कोल्ड वेव जोन, तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा एकदम से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रखी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तेलंगाना। ऑलमोस्ट काफ़ी बहुत बड़ा रीजन इंडिया का आ गया, और इस वजह से है ना आपकी बार काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है। कोशिश हमने देख ही लिए कि एक तो देखो पूरा दिन बादल रहते, जिस वजह से क्या है ना धूप निकल नहीं पाती, छाँव रहती है, और छाँव के अंदर फॉग हट नहीं पाती, उससे टेम्परेचर और ठंडा रहता है। ऊपर से जो हिमालय से हवाएं लग के आती है ना बर्फ़ को टच करके, वो काफ़ी और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। फिर ला नीना आ गया,
ला नीना कहाँ पे कंडीशन होती हैं, ये होती है पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन की सरफेस से जब हवाएं ठंडी होके आती हैं कोस्टल रीजन्स की तरफ, तो वो उसको और भी ज़्यादा ठंडा कर देती है। ये देखो यहाँ पे, ये रहा हमारा इंडिया, और यहाँ से जो वेस्टर्न विंड आती है यहाँ पे मेडिटरेनियन सी से होती हुई इंडिया की तरफ में, तो जितना भी रीजन इसके सामने रहेगा उसको ये ठंडा करती जाएंगी। और ये वेस्टर्न से ईस्टर्न की साइड में जाते हैं, इस वजह से इनको वेस्टर्लीज भी बोला जाता है। और इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, तो इस वजह से हम इसको, हमारा जो ईस्टर्न एरिया है वो सबसे पहले ठंडा होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। व्हाट इज़ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमको ये सब बताता है कि आज कौन क्या टेम्परेचर रहेगा, आज मौसम कैसा रहेगा, यानी कि इसको मौसम विभाग भी बोला जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर कैसा है उसको बताने के लिए। सिस्मोलॉजी यानी कि अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो उसको भी ये नाप के हमको बता देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा पृथ्वी सेकंड मिसाइल से। रिसेंटली इंडिया ने एक इसका सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम क्या है, पृथ्वी 2 इसका नाम है। इसको कहाँ से टेस्ट किया गया, उड़ीसा के तट से इसको टेस्ट किया गया है। अभी इसके हाईलाइट क्या है वो देखते हैं। पृथ्वी 2 भारत में निर्मित डेवलप्ड मिसाइल है, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। मतलब धरती से धरती पे ही वार करती है, ना कि धरती से एयर में, जैसे कि प्लेन जा रहा हो तो हमने सरफेस से एयर पे अटैक कर दिया, तो वो नहीं है। ये है सरफेस से सरफेस पे अटैक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज की बात करें तो यानी कि 350 किलोमीटर तक ये अचूक वार करती है। और इसके अंदर 1 टन का हम पेलोड लेके जा सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है, या फिर वैसे कोई बारूद हो गया है ना, इस टाइप का 1 टन तक के भार का हम उसके अंदर लेके जा सकते हैं। ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, तो ये याद रखना, सिंगल स्टेज ही है, डबल स्टेज नहीं है। मिसाइल का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, कैपेबल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे मार करने में, है ना। क्योंकि इसके अंदर जो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से मैन्यूवर कर सकती है। आपने देखा होगा पक्षी है ना, पंख मारते रहते तब तक वो ऊंचाई तक पहुंचते रहेंगे। जैसे वो पंख फैला लेते हैं तो वो उस पर ग्लाइड कर रहे होते हैं, हवा पे तैर रहे होते हैं। तो ये इसका भी काम ऐसा सा ही है। जब तक पीछे से इंजन से आग निकलती रहेगी, ये ऊंचाई तक पहुंचती जाएगी और उसके बाद ग्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। इनिशियली इसको डेवलप किया गया था इंडियन एयरफोर्स के लिए प्राइमरी यूजर में, लेकिन बाद में इसको इंडक्ट कर दिया गया इंडियन आर्मी के अंदर भी। While the missile was inducted into India's Strategic Force Command for the first time in 2013, it was developed under IGMDP. IGMDP क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत इसको बनाया गया था। और किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था DRDO ने। ये एक तरह की सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसका डेवलपमेंट का काम कब शुरुआत हुई थी, 1993 के अंदर। ये भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी जो देश के अंदर ही बनाई गई थी। इसका पहला टेस्ट फायर कब किया, 1988 के अंदर श्रीहरिकोटा से। इसकी उस समय पे रेंज 150 से 300 किलोमीटर थी। और जो इसका नेवी को जो वेरिएंट इसका दे रखा है वो पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 है, जिसका कोड नेम क्या है, धनुष, है ना। जो प्रपल्सन टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली गई है वो सोवियत की सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया गया है। ये सब हमने इसका एक बार को पढ़ लिया है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्रहार मिसाइल है पृथ्वी 1 मिसाइल को क्या कर देंगी, रिप्लेस कर देंगी। पृथ्वी 2 मिसाइल सर्विस में कब से, 1996 में। अभी इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस हुए हैं। पृथ्वी 3 की क्या एक्सटेंडेड रेंज है, 350 किलोमीटर, जिसको पहली बार टेस्ट फायर किया गया था 2014 में। ये है स्कीमस, ठीक है। ये जो पक्षी से आपको दिख रहे हैं ना, यही है स्कीमस। एज पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस। सेंसस क्या होता है, किसी भी तरह की जनगणना करना, है ना। मतलब उनकी काउंटिंग करना। जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है जो कि होना था अभी, उसमें क्या होता है, हर एक घर घर जाके कितने लोग हैं पूरे परिवार के अंदर, सबकी काउंटिंग की जाती है। ऐसे ही एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था 2023 के अंदर, जो कि अभी स्टार्ट हो रखा है। गोदावरी एस्चुरी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, वो प्राइम
और सेब हैबिटेट बन गया किसका, इंडियन स्कीमस का। इनका साइंटिफिक नेम यहाँ पे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 250 इंडियन स्कीमस देखे गए हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये कहाँ पे, ये भी पूरा पढ़ेंगे अभी। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है इंडियन सीजर बिल। ये विंटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कोस्टल एस्चुरीज यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। स्पीसीज कैन बी साइटेड नियर द चंबल रिवर। चंबल नदी के किनारे पे भी यह आपको देखने को मिल जाएंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थ्रेट की बात करें तो इनका जो घर है, जो हैबिटेट है, जो जंगल है, वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये नदियों के किनारे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाला गया है। साइटिस की किसी भी कैटेगरी में ये लिस्टेड नहीं है। अब देखते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। गवर्नमेंट ने गोदावरी मैनग्रोव जो सिस्टम है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब, 1978 में। जहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम किया गया था किसका, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को वहाँ पे रखा गया था ताकि उनका जो, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सके। और वहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल्स भी हैं और काफ़ी इंडियन ओटर्स भी हैं जिनको वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। करीबन 120 स्पीसीज रेजिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड डिपेंड हैं इस एरिया के अंदर ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की यहाँ पे बात करते हैं। हर साल जनवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया से विजिट करते हैं वेटलैंड्स को, जहाँ पे वो क्या है ना, जितने भी वाटर बर्ड्स है, पानी के पंछी हैं, उनकी गिनती करते हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना कमी आई है, जिसकी वजह से वो उनका कंजर्वेशन और उनके मैनेजमेंट का भी काम कर सके और वेटलैंड्स का भी मैनेजमेंट किया जा सके। AWC किसका इंटीग्रल पार्ट है, ये है ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, जो कि किसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ मिलके काम करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और अभी भी मेरी तबीयत, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, बट काफ़ी ख़राब है। लेकिन आपकी क्लास कभी नहीं छूटती और ना कभी इन फ्यूचर कभी भी नहीं छूटेगी। डेली क्लास आएगी, 5 बजे आएगी और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, और कमेंट सेक्शन में भी जो भी सुझाव सजेशन हो आप बता सकते हैं। कोई कमी रही हो तो वो भी बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका निपटारा किया जा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।